आज के इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स का जो कि आपका चैप्टर 1 है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है इसका, वास्तविक, काल्पनिक कि दोनों कि इनमें कोई नहीं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे। देखिए समतल दर्पण, ये मान ली समतल दर्पण में एक साइड हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं, ठीक है, और यहाँ से इसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये टकरा कर और मतलब कि ये आपका मिरर है, ये आपका वस्तु है, ठीक है, और इसके जस्ट पीछे की ओर इसका प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ए डेश इसका प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आपका कैसा होता है, काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है। तो आंसर तो आपको हो जाएगा काल्पनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ख का हो जाएगा आंसर। लेकिन इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जैसे कि जितना भी, अगर ये मिरर है, मिरर से वस्तु की जितनी दूरी रहेगी, जितनी भी दूरी ले, मान लीजिए 20 मीटर लेते हैं, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी आपका 20 मीटर ही बनेगा, ठीक है। और इसमें अगर वस्तु सीधा है तो इसमें प्रतिबिंब भी आपका सीधा ही बनता है, ठीक है। तो और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि न्यूमेरिकल के व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति वी वी वेग से दौड़ते आ रहा है, ठीक है, तो उसमें उसका प्रतिबिंब 2v वेग से दौड़ते हुए दिखेगा, ठीक है। ये सब आपको न्यूमेरिकल के व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि परावर्तन का कोण होता है। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि परावर्तन का कोण होता क्या है। ये एक फोटो आप दिख रहा है जो कि आपका समतल दर्पण है, और समतल दर्पण में एक किरण यहाँ से आकर टकरा रही है। जो आती है टकराती है किरण, उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। टकराने के बाद वो पुनः वो अपने अगली माध्यम यानी कि इसी माध्यम मतलब कि वो टकराकर फिर दूसरी दिशा की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। और बीच में एक समतल दर्पण के परपेंडिकुलर लंबवत एक हम रेखा खींचते हैं जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। तो आने वाली किरण यानी आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। और इसको हम लोग कोण आई से डिनोट करते हैं। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को बोलते हैं आप परावर्तित कोण, ठीक है, परावर्तन कोण बोलते हैं। इसको कोण हम आर से डिनोट करते हैं। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि परावर्तन कोण यानी कि कोण आर का बात कर रहा है, कोण आर बराबर इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या बोल रहा है, परावर्तित किरण यानी कि जाने वाली किरण, ठीक है। मान लीजिए समतल दर्पण है, समतल दर्पण से कौन सा, ये जाने वाली किरण, और दर्पण की सतह पर खींचे गए अविलंब यानी कि ये किरण, क्या इसी के बीच को हम कहते हैं कोण आर। हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही है, यानी कि आपका अविलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो इनके 2 नियम होते हैं। कितने नियम, 2 नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 2 नियम कौन कौन से होते हैं। आप डायरेक्ट याद भी आप कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, तो आपतित किरण सबसे पहले का नियम होता है तो कोण आई बराबर कोण आर होता है, ठीक है। कोण आई बराबर कोण आर होता है, पहला नियम। अब दूसरा नियम कि इसी स्टेटमेंट को पूरा हम पढ़ दें यानी बोल दें, इसी को हम लोग बोलते हैं दूसरा नियम। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, इसे हम लोग प्रकाश के प्रवर्धन का दूसरा नियम कहते हैं, ठीक है। यही 2 नियम होता है इनका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। देखिए समतल दर्पण द्वारा तो काल्पनिक मिलता है। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक मिलता है। आपको देखिए यहाँ पर वास्तविक मिल रहा है, एक आपको काल्पनिक मिलता है, ठीक है। लेकिन आपका आंसर होगा वी। देखिए उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल दर्पण में पूरा काल्पनिक मिलता है, और तीनों दर्पण द्वारा नहीं। यानी कि आपका आंसर ख नंबर होगा, यानी कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। आप देख सकते हैं इसमें हम 6 केस रखे हैं। आप देख सकते हैं आपको कौन सा आंसर होगा, बी यानी कि ख, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब मिलता है, वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का
आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आभासी, तो आप देखिए, यानी कि आभासी प्रतिबिंब क्या समतल दर्पण द्वारा होता है? हाँ, समतल दर्पण द्वारा भी होता है। केवल अवतल दर्पण द्वारा होता है? हाँ, अवतल दर्पण में ही छठा केस बनता है, इसमें भी होता है। केवल उत्तल दर्पण द्वारा होता है? नहीं। हाँ, इसमें तो सभी आपका काल्पनिक ही बनता है। तो यानी कि ऑप्शन आपका तीनों सही होगा, यानी कि उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पण में आपका क्या होगा? आंसर सही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर यानी कि घ नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि वस्तु से छोटा, कैसा? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा, देखिए आप आपका ना जैसे कि उत्तल अगर दर्पण होगा ना, तो उत्तल दर्पण में ही वस्तु से छोटा बनता है, और फोकस और ध्रुव के बीच ही सब केस बन जाता है, यानी इसी के बीच में आपका सब बन जाता है। तो आंसर कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। कौन सा होगा? उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7 कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु से समानांतर किरण पुंज मिलता है? एक बिंदु से समानांतर किरण पुंज मिलता है, तो आपका आंसर होगा अवतल। कौन सा? अवतल दर्पण होगा, यानी कि क होगा। देखिए, आप अगर फोकस से इसको भेजिएगा ना, फोकस से अगर भेजिएगा किरण ऐसे, तो इस सब क्या होगा? प्रधान अक्ष के समानांतर ही गुजरेगा। अब समझे, यही बोला जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? कहां पे? फोकस पे बनता है। कहां पे स्थित होने पे? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि अनंत पे। अनंत से हम लोग लाते हैं ना, जैसे कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में हम ऐसे लाते हैं, तो अगर अनंत से किरण आती है तो कहाँ से गुजरती है? फोकस से। यानी कि कहाँ पे स्थित था? इन्फिनिटी पर अनंत से किरण आ रही थी, तो यही किरण का इमेज कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यानी कि इन्फिनिटी यानी कि अनंत पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर कितना है? 9। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वाक्यता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। कैसी होती है? आधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ख सही है। आपका क्या होता है? ए बराबर आर बाई 2 होता है, यानी कि अवतल दर्पण जो है वो कितना है? वक्र त्रिज्या का आधा है। कितना है? आधा है। फोटो के माध्यम से आप समझ पाइएगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये हम अवतल दर्पण बनाए, ठीक है, ये प्रधान अक्ष है, ये आपका फोकस होता है, और इसके दोगुने दूरी पे आपका क्या होता है? वक्र त्रिज्या होता है। तो यानी कि वक्र त्रिज्या के मिडिल में क्या होता है? फोकस होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक अवतल दर्पण में, कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस कहाँ पे? फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब होगा। यानी देखिए, क्वेश्चन फिर से पढ़िए, किसी अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण तो यहाँ पे बना हुआ है, वस्तु की स्थिति, यानी कि वस्तु की स्थिति, यानी वस्तु हम कहाँ रख रहे हैं? फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस ये हो गया और ध्रुव ये हो गया, इनके बीच अगर हम रखेंगे तो एक कौन सा केस हो गया? आपका केस नंबर 6 हो गया। तो इसका इमेज कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ पे? दर्पण के पीछे बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काल्पनिक बनता है। कैसे बनता है? काल्पनिक, आभासी और बड़ा बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ख सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर है आपका 10। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा, कैसा? कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति कहाँ पे होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति आपकी कहाँ पे होनी चाहिए? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। देखिए, जैसे कि आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण में हम ये फोकस मानते हैं और ये वक्र त्रिज्या मानते हैं। तो किसी अवतल दर्पण का काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब, काल्पनिक होना चाहिए और सीधा, तो एक ही केस बनता है। कहाँ पे? फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? आंसर कौन सा है? दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच में रखते हैं, तो आपका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? घ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 12 नंबर क्या कर रहा है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, क्या कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने का बात कर रहा है, यानी कि आपका उत्तल दर्पण का बात कर रहा है। कौन सा दर्पण?
उत्तल दर्पण, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर मोटर उत्तल दर्प क्वेश्चन नंबर 13 है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बताइए। अगर आप सब्जेक्टिव पढ़े यानी कहने का मतलब बुक पढ़े हैं तो बताइए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है? उल्टा होता है? नहीं, उल्टा नहीं होता है, सीधा होता है। ठीक है, काल्पनिक और सीधा होता है। हाँ वो काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है, यानी कि 13 का आंसर हो जाएगा आपका ख। अब देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसमें होता है आपका हमेशा कैसा? हमेशा सीधा होता है। ठीक है, कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। जैसे कि दर्पण और ध्रुव के बीच ही सब सीधा बन जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, इसमें ना क्या होता है ना कि ऐसे छोटा 12 12 12 ऐसे 6 केस यहीं पे बन जाता है, ऐसा कुछ इसका इमेज बनता है। ठीक है, यानी कि काल्पनिक होता है और सीधा होता है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हम लोग सेविंग मिरर के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? उत्तल, अवतल, समतल, इनमें कोई नहीं, कौन सा करते हैं? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हमेशा क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 16 16 है आपका, 16 है आपका कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर स्थित, किसी दूरी पर रखी गई एक वस्तु का सीधा, कैसा? सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, कौन सा दर्पण हो सकता है? तो होगा केवल सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो कौन सा दर्पण हो सकता है? तो आपका वो दर्पण होगा समतल और क्या? उत्तल। समतल दर्पण में भी हम बताए थे, अभी फर्स्ट जो आपका था यहाँ पे जो बनता है ऐसा, ये आपका मिरर हो गया, तो इसमें भी आपका क्या बनता है? सीधा बनता है। और उत्तल दर्पण में हम बताए थे क्या चीज कि जब मान लीजिए कि ये आपका दर्पण है, ठीक है, इसमें क्या बताए थे कि आपका यहीं पे बनता है, ये फोकस हो गया, इसी के बीच में सब बन जाता है, यानी कि सीधा बनता है। बात समझे? तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? समतल अथवा उत्तल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एफ बराबर आर बाई 2 सत्य है, किसके लिए सत्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण में, आपको उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, एफ बराबर आर बाई 2 आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि चित्र में सही किरण आरेख को चुने, सही कौन सा है? देखिए मान लीजिए कि ये समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण में किरण आएगी, अगर परपेंडिकुलर आ रही है तो इसी पर गुजरेगी। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए एक टॉर्च को हम एकदम आईना 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 के सामने से एकदम अगर बारेंगे तो ये क्या होगी? इसी पर गुजरेगी। ये आपका फोटो गलती रहा, सही चुनना है बउआ। ये कौन सा दर्पण है? तो ये दर्पण है आपका कौन सा? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में हम लोग को प्रतिबिंब को भेजते हैं तो टकरा कर इधर की ओर जाती है, न कि इधर की ओर, तो ये भी आपका गलत है। और ये आपका इसमें अगर आएगी तो टकरा कर क्या होगी? ये भी आपका गलती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये सही क्यों है, इसको हम समझाते हैं कि ये सही क्यों है। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा सा अगर वृत्त आप मानते हैं, तो आप मैथ में पढ़े होंगे कि इसके स्पर्श रेखा से जो रेखा गुजरेगी और यहाँ से भेजेंगे तो ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये एक बड़ा गोला का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर केंद्र से हम अगर किरण भेज रहे हैं तो वापस लौट के यहीं पे आएगी, यानी कि ऑप्शन आपका डी घ नंबर सही होगा। ठीक है, कौन सही होगा? 18 का आपका घ सही होगा, ये सही होगा। आप मैथ के सहायता से, यानी कि जो आप लोग वृत्त का पढ़े होंगे उसके रूल से आप इसको समझ पाएंगे इजिली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, लास्ट क्वेश्चन कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है तो इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसका सिंपल सा अर्थ है, देखिए m बराबर फॉर्मूला क्या होता है? h डैश बाई
एच होता है, ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो आपका ये 19 का आंसर हो जाएगा उल्टा होगा। कैसा? अगर ऋणात्मक देगा, अगर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ऋणात्मक रहेगा तो ऋणात्मक होगा तो कैसा बनेगा? उल्टा। देखिए यहाँ पे उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव रहेगा, प्लस में रहेगा, तो ये बनेगा कैसा? ये बनेगा आपका सीधा और काल्पनिक बनेगा, ठीक है। 19 प्रश्न था, 19 प्रश्न ही कंप्लीट हुआ और इसके आगे हम लोग 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे जो कि अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।